स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़ रहे हैं, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह से ही हम लगातार आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, किस तरह से मतदान चल रहा है। अभी भी 1 घंटे का वक्त बाकी है। अगर आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है और आप मतदाता है 2 विधानसभा सीटों पर, तो तुरंत घर से निकलिए और अभी भी जाकर अगर आप लाइन में लग गए तो जब तक आपका वोट नहीं डलेगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 6 बजे में अगर 1 सेकंड भी और आप लाइन में लग चुके हैं तो आप अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हम आपसे अपील कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस पर्व में गर्व के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी करें। 2 सीटों पर उपचुनावों का दंगल है। धरियावद और वल्लभनगर में वोटिंग जारी है। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अब तक के आंकड़े देखिए आप। वल्लभनगर में 57% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये वो लास्ट आंकड़ा है जो कि जारी हुआ था और 6 बजे बाद जो फाइनल आंकड़ा होगा वो आप विश्वास मानिए, आप इसमें 10 से 15 यहां तक कि 20-25 भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि एकाएक परसेंटेज में उछाल आता है आखिरी आंकड़ा जो जारी होता है उसके और फाइनल आंकड़े के बीच में। इधर धरियावद में भी 55% से ज्यादा मतदान हो चुका है। दोनों सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की साख दांव पर है। साथ ही चुनाव इस बात का भी है कि राजनीतिक दलों ने जो मुद्दे परोसे हैं, आखिर उन मुद्दों में कितना दम है। दोनों ही राजनीतिक दलों को भविष्य की रणनीति बनाने में ये मुद्दे काफी काम आने वाले हैं। आप अगर सिलसिलेवार देखेंगे, हिंसा से उपचुनावों हिंसा पर वार पलटवार से उपचुनावों के लिए प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में इस मुद्दे से हटकर बात विकास पर आई, महंगाई पर आई, तेल के दामों पर आई। किसने विकास के लिए कितना किया है, जंग उस पर शुरू हो गई। मतलब कुछ तो भापा राजनीतिक दलों ने। वो जो परोस रहे हैं जनता वो नहीं सोच रही है। बहरहाल वल्लभनगर और धरियावद की जो तस्वीरें हैं आप देखिए, मतदाता कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आज दिन भर दिखाई दिए, खासकर युवा मतदाताओं में काफी जोश अगर वल्लभनगर की बात करते हैं तो देखने को मिला है। वहीं अगर धरियावद की बात करें तो कोई खास पैटर्न अब तक फिलहाल रीड नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ेंगे तो वो बताएंगे क्या किसी तरह का पैटर्न उन्होंने देखा है धरियावद में मतदाताओं का। बहरहाल ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। जो मतदान कर्मी है वो तो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जो मतदाता भी पहुंच रहे हैं उनमें से अधिकांश, मेजॉरिटी में मैक्सिमम प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर मास्क है, दूरी उन्होंने बनाकर रखी हुई है, शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वापस अपने घरों की ओर या अपने काम की ओर लौट रहे हैं। अभी भी 1 घंटा और 2 मिनट का वक्त बाकी है, यानी 1 घंटा और 2 मिनट और है आपके पास। अगर आप इस विधानसभा सीट के मतदाता हैं तो आपके पास 1 घंटा 2 मिनट है। अगर आपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो इस 1 घंटे 2 मिनट के भीतर आप पोलिंग बूथ पर जाकर अगर कतार में लग गए, देखिए जैसे अगर मान लीजिए 5:59 और 50 सेकंड भी हुए हैं या 55 सेकंड भी हुए हैं या 59 सेकंड भी हुए हैं और आप कतार में लग चुके हैं, तो ये मतदान की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि आपका वोट न पड़ जाए। ऐसे में घर से निकले, मताधिकार का इस्तेमाल करें। उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो गया। दोनों जगहों पर लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। वल्लभनगर में 310, धरियावद में 328 मतदान केंद्र है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा, यानी अभी भी 1 घंटा 1 मिनट का वक्त बाकी है मतदान के लिए। और दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। एक दूसरे पर हमला भी बोला जा रहा है। वल्लभनगर और धरियावद चुनाव में
गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी और विकास की नीतियों का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। मेरा ये मानना है कि दोनों जगह बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग बहुत परेशान थे, और आज तो हद तब हो गई जब मोदी सरकार ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। लोगों के घाव पर नमक छिड़कने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से तानाशाही और जुल्म की राजनीति कर, उसका एक रिएक्शन है। कभी भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जनता की भावनाओं के विपरीत जनता के घाव पर मरहम लगाने के बजाय यदि आप नमक छिड़कोगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही जगह परिश्रम किया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी खूब प्रवास किए, सघन दौरे किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो मूड मैंने देखा वो कांग्रेस के खिलाफ है। इसलिए दरियाबद में खेत सिंह मीणा जी और वल्लभ नगर में हिम्मत सिंह झाला, दोनों की स्थिति अपेक्षाकृत दूसरे उम्मीदवारों की अच्छी मजबूत है। और देखिए, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वल्लभ नगर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं, और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कपिल आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी पोलिंग बूथ पर हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाएं, और कोई खास पैटर्न जो अब तक की वोटिंग में आपने देखा हो या महसूस किया हो। देखिए, सबसे पहले मैं अपडेट 4 बजे तक का अपडेट बता दूं। 57.93% मतदान वल्लभ नगर विधानसभा में अब तक 4 बजे तक का पूरा हो चुका है। 1,47,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग पूरे वल्लभ नगर इलाके में कर चुके हैं। मैं इस समय मुख्य रूप से वल्लभ नगर कस्बे में ही मौजूद हूँ, और आप यहाँ देखिए कि इस समय दोपहर के समय जरूर लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन इस समय अब छुटपुट मतदाता जो हैं वो जो दिन में मतदान करने से रह गए हैं, वे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। युवा मतदाताओं को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वल्लभ नगर विधानसभा की अगर बात करें तो करीब 1,44,000 ऐसे मतदाता हैं जो कि 48 से 39 के आयु वर्ग के मतदाता हैं। तो ये संख्या बेहद ज्यादा है, और युवा मतदाता इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर, इस चुनाव के परिणाम में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब आप देखिए जो कतारें हैं धीरे धीरे फिर बढ़ेगी, क्योंकि अंतिम समय मतदान का अब नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में जो लोग मतदान से अभी तक वंचित रहे हैं, वे लोग अपने घर से निकल रहे हैं। घर से निकलने के बाद में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम पूरे दिन में अगर कोई मुख्य रूप से बात करें तो विकास के नाम पर ही मतदाता वोट करने की बात कर रहा है। जो प्रमुख मुद्दे यहाँ पर हैं वो प्रत्याशियों के सामने मतदाताओं ने रखे हैं। मुख्य रूप से पानी की समस्या की बात करें, सड़क की समस्या की बात करें, क्योंकि इस पूरे इलाके में सड़कें काफी खस्ता हाल है और पानी की बहुत ज्यादा समस्या इस पूरे इलाके में है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। दिन भर की अगर जलकियों की बात करें तो हमने करीब 100 वर्षीय वृद्ध महिला को भी यहाँ पर वोट देने आते हुए देखा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देते हुए देखा, और उन्होंने दूसरे युवाओं से भी ये अपील की है कि जब वे वोट डालने आ सकती हैं तो दूसरों को भी जल्द से जल्द अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन किया जा सके। जी मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए 4 बजे का आंकड़ा आपने बताया, और जाहिर तौर पर जो अंतिम आंकड़ा रहेगा यानी उसके 2 घंटे बाद, यानी ठीक अब से लगभग 57 मिनट के बाद जो आंकड़ा बताया जाएगा, फाइनल आंकड़ा जिसे कहेंगे, वो काफी ज्यादा होगा। क्योंकि अब मैंने कई बार इस बात को देखा है कि एकाएक वो 20 से 25% तक उछाल उसमें आता है। अब मैं कपिल आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप मतदाता से बात कर रहे हैं, अब मतदाता मुखर होकर बोलने लगा है, यहां तक कि वो वोटिंग डे पर भी बोलने लगा है, तो वो क्या बोल रहा है? मतलब राजनीतिक दल आए और वो अपने अपने मुद्दे परोस कर गए, लेकिन जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है तो वो उन्हीं मुद्दों को सोचता हुआ आ रहा है, या फिर वो कुछ अपने मन से भी चल रहा है? दिन कई मतदाताओं से बात की है। मुख्य रूप से अगर हम वल्लभ नगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये पूरे राजस्थान में सबसे हॉट सीट के रूप में सामने आने लगी है, क्योंकि इस बार यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। बेहद रोचक मुकाबला वल्लभ नगर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य स्तरीय जो विकास कार्य हैं उनके दम पर
जनता से वोट मांगे हैं, तो बीजेपी ने भी राष्ट्रीय और राज्य सरकार की विफलताओं के नाम पर जनता के बीच में गई है। आरएलपी कांग्रेस और भाजपा की विफलताओं के नाम पर गई है। तो वही जनता सेना इस इलाके की एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरी है, वो भी जनता के बीच में अपने अपने मुद्दे लेकर गई है। मुख्य रूप से अगर हम यहाँ के लोगों की मंशा की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी विकास की काफी जरूरत है। वल्लभनगर पूरे इलाके की हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में हमने देखा कि भिंडर कस्बे को छोड़कर अगर दूसरे कस्बों की बात करें तो वहां पर सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनकर सामने आया है। कई ऐसे गांव है जहां पर अभी पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, दूर दूर से महिलाओं को पानी लेकर आना होता है। हालांकि ये दावे किए जा रहे हैं कि इस चुनाव के बाद में पेयजल की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन ये दावे पिछले कई चुनाव से यहाँ की जनता देखती आ रही है और इसका निराकरण नहीं हुआ है। ठीक है कपिल, रहे आप मेरे साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मुझे देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये 2 सीटें किस दल के खाते में जाएं, संख्या के लिहाज से उनकी सेहत पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल इसमें यह देख लेना चाह रहे हैं कि हमारे तरफ से उछाले गए कौन से मुद्दे लोग कैच कर रहे हैं। और लोगों ने पहली बार राजनीतिक दलों को उनके मुद्दे बदलने पर मजबूर किया है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे नॉमिनेशन पीरियड को, हिंसा पर राजनीति की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। लेकिन लोगों ने कहा ठीक है, ये मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए भी मुद्दा है, हम सोचेंगे जरूर, लेकिन हम अपनी बात सुनना चाहते हैं। और दोनों ही राजनीतिक दलों को अपनी अपनी रणनीतियां बीच में बदलनी पड़ी। ये उसका भी टेस्ट है। दरियाबाद में जो बीजेपी है वो कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही और उसने खास तौर से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, कानून व्यवस्था और भर्तियों में कथित धांधली को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। और कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ऊपर इस बात को लेकर के हमलावर रही कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, बीजेपी में नेतृत्व का अभाव है। और अभी जो सरकार है कांग्रेस की, अगर उसके साथ में मतदाता जाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे तो फिर विकास होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। तो इन चीजों के आसपास ही जो है पूरा चुनाव का प्रचार रहा। लेकिन दरियाबाद में बहुत सारी दिक्कतें दूसरी भी थी, क्योंकि सहानुभूति जो मिलनी चाहिए थी बीजेपी को उम्मीदवार को, तो कांग्रेस का उम्मीदवार उसे लेने की कोशिश कर रहा है कि वो 2 बार हारे हुए नगराज मीणा। बीजेपी जिसको टिकट देना चाहती थी, पार्टी के आलाकमान ने उसको टिकट नहीं दिया। और आज जहां जहां पर भी लोगों से हमारी बात हुई तो बीजेपी के नेता यही दावे कर रहे हैं कि जो बीटीपी का बागी है वो जितने ज्यादा वोट खाएगा बीजेपी उतना ही फायदे में रहेगी, बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस चिंतित इस बात को लेकर के है कि बीटीपी का बागी जो है वो अगर ज्यादा वोट खा गया और जो बीटीपी का उम्मीदवार है उसको वोट कम मिले तो फिर कहीं ज्यादा उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां दावे कर रही कि वो चुनाव जीत रही हैं। जब मतदान संपन्न हो जाएगा तब तमाम इलाकों से, दरियावाद से, लसाड़िया से, झल्लारा से और आसपास के तमाम जो इलाके, मुंगारा है और पारसोला, इस बेल्ट के तमाम जो कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे और पूरा गणित वो लेकर के चर्चा करेंगे। तभी सामने आएगा कि कौन सी पार्टी के नेता अपना दावा बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो दरियाबाद से दूर हैं, लेकिन उनका दावा यही है कि बीजेपी हर हाल में दरियाबाद की सीट जीतने जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आज मेहनत करी है। लेकिन इस वक्त की खबर यह है कि जो बड़े टाउन है इस इलाके के, दरियाबाद में मतदाता आज बहुत कम बाहर निकल करके आए। एक एक वोटर को लाने के लिए दोनों ही पार्टियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में खासा उत्साह देखा गया। लेकिन आप यकीन मानिएगा कि जब मतदान थमेगा तब 70% के आसपास मतदान दरियाबाद में हो सकता है। बिल्कुल, दोनों दोनों ही पार्टियां इसे अपने पक्ष में फिलहाल बताएंगी, लेकिन जब मतगणना होगी तभी सच सामने आएगा कि किसका पलड़ा भारी रहा और कौन जीत रहा। देखिए, अगर कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से बाबूलाल मैं कहूं तो उन्होंने एक सीट पर तो इमोशनल कार्ड खेला, जो कि उनको पास्ट में भी उपचुनावों में किसी भी दल को इमोशनल कार्ड का फायदा होता रहा है। इसका अपना एक अच्छा खासा लंबा इतिहास भी है। लेकिन एक सीट पर सेफ खेला, कोई नए एक्सपेरिमेंट की कुछ करने की कोशिश उन्होंने महसूस नहीं की। वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्होंने इस बार इमोशनल कार्ड खेला ही नहीं, परिवारवाद के नाम पर, जबकि पिछले उपचुनावों में यही परिवारवाद और यही इमोशनल कार्ड खेला गया था। यानी एक ये जो टीम राजस्थान शब्द पिछले कुछ समय से बीजेपी के कद्दावर चेहरा कहने लगे हैं, वो एक सख्त संदेश देना चाह रहा था। हो सकता है पार्टी के भीतर ही दे रहा हो, लोग समझदार हैं, समझते हैं।
जी देखिए, पूरे देश में बीजेपी ने इस उपचुनाव में कहीं भी दिवंगत जो विधायक और सांसद थे उनके परिजनों को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने एक नया स्टैंड लिया, एक नई लाइन खींची है कि पार्टी का जो वर्कर है उसे टिकट दिया जाए। इस वजह से कन्हैयालाल मीणा एक स्वाभाविक उम्मीदवार माने जा रहे थे कि गौतम लाल मीणा के निधन के बाद उनके बेटे को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने तैयारी भी पूरी करी थी, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर आखिरी दिन जब नामांकन दाखिल होना था तब कहीं जाकर उम्मीदवार का ऐलान किया और कन्हैयालाल मीणा को आउट कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगा कि जो सहानुभूति थी वो बीजेपी ने खो दी है, तो क्यों नहीं ये सहानुभूति हम अपनी ओर लें। तो 2 बार के हारे हुए जो उम्मीदवार थे नगराज मीणा, उनको ही टिकट दिया गया। अगर कन्हैयालाल मीणा को टिकट होता तो फिर कोई नया चेहरा आ सकता था, वहां पर नगराज नहीं होते। फिलहाल मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए मेरे साथ चंचल सनाडे भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, मैं कुछ ही पलों में आपके पास आ रहा हूं। चंचल हमारे साथ जुड़ रहे हैं धरियावत से। चंचल, आपके पास आऊंगा। क्या ट्रेंड कह रहा है मतदान का, और दूसरी बात ये भी कि आखिरी आंकड़ा जो जारी हुआ मतदान प्रतिशत, उसमें क्या रहा? जी, अभी तक आखिरी आंकड़े की बात की जाए तो 3 बजे तक के प्रतिशत जारी हुए, इनमें लगभग 54% मतदान हो चुका है। और हालांकि अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो चुकी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मतदान के जो अधिकतर जो लोग हैं अभी त्योहारी सीजन के चलते यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर, मजदूर वर्ग जो है वो बाहर गुजरात और दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए जाता है, तो वो यहाँ पर अभी आया नहीं है। इसके चलते भी कहीं न कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहने की संभावना है। और इसके साथ ही कुछ क्षेत्र हैं यहाँ के मुंगाना, पारसोला, इस तरह जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग अधिकतर खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उन लोगों के भी अभी इस दौरान यहाँ पर नहीं आने के चलते मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी नीचे रहेगा। और अगर अभी वर्तमान में बात की जाए यहाँ की, तो जो यहाँ पर कन्हैयालाल मीणा के जो चुनाव में नहीं उतरने के चलते भाजपा, ठीक है चंचल, आप नजर बनाकर रखें। मैं दिनेश आपके पास आ रहा हूं। देखिए दिनेश, अमूमन जो उपचुनाव होते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट काफी कम होता है, राजनीतिक दलों का ज्यादा होता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नहीं, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ चढ़कर है। और एक खास बात यह है कि कुल मिलाकर देश में यहां से वहां तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जितनी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो एक मिनी सर्वे कहा जा सकता है, मूड ऑफ नेशन का। इसीलिए दोनों ही दलों का उस पर जोर लगाना बनता था। दिनेश, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है दिनेश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। चलिए दिनेश, आगे के बुलेटिन्स में आपसे जुड़ेंगे तो बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौलपुर अलवर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई है। दोनों जिलों में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है। धौलपुर में भगवान देवी जिला प्रमुख बनी है। बीजेपी की पवनेश शर्मा को उन्होंने हराया। भगवान देवी को 19 मत मिले। पवनेश के खाते में 4 वोट ही आए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरिवीर से। हरिवीर, ये तो बीजेपी के लिए सोचने का विषय हो गया, एक्स्ट्रा वोट कहां से आए कांग्रेस को? जी सुन, मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस से जिला प्रमुख पद के लिए भगवान देवी ने नामांकन किया था और भाजपा से पवनेश शर्मा ने नामांकन किया था। वहीं पर भगवान देवी को 19 मत मिले हैं और भाजपा की पवनेश को 4 मत मिले हैं। तो यहाँ पर धौलपुर में अपन कह सकते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। यहीं पर 6 पंचायत समिति है, उनमें से 5 पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है और 1 पर बीजेपी का अभी चल रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी। अब पता चलेगा थोड़ी देर में कि सैपऊ पंचायत समिति है जिस पर कौन जीतता है। उसके बाद में राजाखेड़ा से भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, धौलपुर से भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सरमथरा में निर्दलीय था जो कांग्रेस
समर्थित था उसने भी जीत हासिल की है। बाड़ी में भी कांग्रेस जीती है। तो कुल मिलाकर धौलपुर में जिला प्रमुख और प्रधानों को मिलाकर कुल मिलाकर कांग्रेस का ही दबदबा बना है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अलवर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है बलबीर छिल्लर, अलवर जिला प्रमुख बने। बीजेपी के रामवीर शाहबादी को उन्होंने हराया है। बलबीर छिल्लर को 28 वोट मिले, रामवीर शाहबादी को 21 वोट हासिल हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, ये वही आंकड़े हैं जो दोनों दल एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ गड़बड़ हुई है? जो दोनों खेमे के लोग आए थे, तो सुबह बीजेपी का जब खेमा आया था तो उनके साथ 21 लोग थे। उनके द्वारा अन्य प्रत्याशी के लिए जो निर्दलीय के लिए समर्थन की बात कही गई थी, लेकिन उनके खेमे में जो 21 लोग मतदान करने के लिए आए तो वो 21 ही उनके लोग थे। और अभी कांग्रेस के खेमे में 26 के लोग एक साथ आए, 2 लोग एक साथ आए। इस तरीके से 28 लोग इनके साथ खेमे में थे। तो कहीं न कहीं जो अपेक्षित था, जिस तरीके से बाड़ाबंदी थी, तो बाड़ाबंदी के हिसाब से दोनों जो पक्षों के जो पार्षद थे उसी हिसाब से मतदान हुआ है। और इससे कहा जा सकता है कि जो अपेक्षित था वो हुआ है कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाएं थी वो कहीं इस मतदान में दिखाई नहीं दी है। वहीं अगर जिला प्रमुख के अलावा जो प्रधान के चुनाव हुए तो वहां भी कांग्रेस का दबदबा रहा है। 16 में से कुछ जगह अभी परिणाम आना बाकी है, लेकिन ज्यादातर जो सीटें हैं उनमें कब्जा किया है कांग्रेस ने। तो कुछ इलाके हैं जहां पर जो बाजी मारी है बीजेपी ने। नीमराणा में बीजेपी ने का प्रधान बना है, इसके अलावा तिजारा में बीजेपी का प्रधान बना है। और इसके अलावा कुछ और 1-2 जगह हैं जहां पर उनका बहुमत है। उनका परिणाम कुछ देर में डिक्लेयर हो जाएगा। तो बीजेपी से कहीं न कहीं जो प्रधानी का जो चुनाव है वहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर में भी कांग्रेस को खुशखबरी हासिल हुई है। हालांकि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग यहाँ नहीं हुई है, न ही कांग्रेस के खेमे में न ही बीजेपी के खेमे से। बलबीर छिल्लर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अलवर जिला प्रमुख बन गए हैं। उन्हें 28 वोट मिले। बीजेपी के रामवीर शाहबादी को उन्होंने हराया, जिनके खाते में 21 वोट आए। सुबह जब दोनों ही दल अपने अपने नंबर्स के साथ पहुंचे थे, वो नंबर्स एज इट इज वोट में कन्वर्ट भी हुए। फिलहाल